नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानियाँ, जिसका अनुवाद हिंदी के लेखक प्रेमचंद ने किया है। उसी सीरीज में आज एक और कहानी जिसका शीर्षक है ध्रुव निवासी रीछ का शिकार। हम एक दिन रीछ के शिकार को निकले। मेरे साथी ने एक रीछ पर गोली चलाई। वो गहरी नहीं लगी, रीछ भाग गया। बर्फ पर लहू के चिन्ह बाकी रह गए। हम एकत्र होकर ये विचार करने लगे कि तुरंत पीछा करना चाहिए या 2-3 दिन ठहर कर उसके पीछे जाना चाहिए। किसानों से पूछने पर एक बूढ़ा बोला, तुरंत पीछा करना ठीक नहीं है, रीछ को टिक जाने दो, 5 दिन बाद शायद वो मिल जाए। अभी पीछा करने पर तो वो डरकर भाग जाएगा। इस पर एक दूसरा जवान बोला, नहीं नहीं, हम आज ही रीछ को मार सकते हैं, वो बहुत मोटा है, दूर नहीं जा सकता। सूर्य अस्त होने से पहले कहीं न कहीं टिक जाएगा, नहीं तो मैं बर्फ पर चलने वाले जूते पहनकर ढूंढ निकालूंगा। मेरा साथी तुरंत रीछ का पीछा नहीं करना चाहता था, पर मैंने कहा, अरे झगड़ा करने से क्या मतलब, आप सब गांव को जाइए। मैं और दुगार मेरा सेवक रीछ का पीछा करते हैं। मिल गया तो वाह वाह, दिन भर और करना ही क्या है। और बाकी सब गांव को चले गए। मैं और दुगार जंगल में रह गए। अब हम बंदूकें संभाल कर कमर कस रीछ के पीछे हो लिए। रीछ का निशान दूर से दिखाई पड़ता था। प्रतीत होता था कि भागते समय कभी तो वो पेट तक बर्फ में धंस गया, कभी बर्फ चीर कर निकला है। पहले पहले तो हम उसकी खोज के पीछे बड़े बड़े वृक्षों के नीचे चलते रहे, लेकिन घना जंगल आ जाने पर दुगार बोला, अब ये राह छोड़ देनी चाहिए, वो यहीं कहीं बैठ गया है, धीरे धीरे चलो, ऐसा ना हो कि कहीं वो डरकर भाग जाए। हम राह छोड़कर बाईं ओर लौट पड़े। 500 कदम जाने पर सामने वही चिन्ह फिर दिखाई दिए। उसके पीछे चलते चलते एक सड़क पर जा निकले। चिन्हों से जान पड़ता था कि रीछ गांव की ओर गया है। दुगार बोला, महाराज, सड़क पर खोज लगाने से अब कोई लाभ नहीं होगा, वो गांव की ओर नहीं गया, आगे चलकर चिन्हों से पता लग जाएगा कि वो किस ओर गया है। 1 मील आगे जाने पर चिन्हों से ऐसा लगा कि रीछ सड़क से जंगल की ओर नहीं, जंगल से सड़क की ओर आया है। उसकी उंगलियां सड़क की तरफ थी। मैंने पूछा कि दुगार, क्या ये कोई दूसरा रीछ है? दुगार बोला, नहीं, ये वही रीछ है, उसने धोखा दिया। और आगे चलकर दुगार का कहना सही निकला, क्योंकि रीछ 10 कदम सड़क की ओर आकर फिर जंगल की ओर लौट गया था। दुगार बोला, अब हम उसे जरूर मार देंगे, आगे दलदल है, वो वहीं जाकर बैठ गया है, अब चलिए। हम दोनों आगे बढ़े। कभी तो मैं किसी झाड़ी में फंस जाता था। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण कभी जूता पैर से निकल जाता था। पसीने से भीग कर मैंने कोट कंधे पर डाल लिया, लेकिन दुगार बड़ी फुर्ती से चला जा रहा था। 2 मील चलकर हम झील के उस पार पहुंचे। दुगार बोला, देखो, सुनसान झाड़ी पर चिड़ियां बोल रही हैं, रीछ वही है। चिड़ियां रीछ की महक पा गई हैं। अब हम वहां से हटकर आधा मील चले होंगे कि फिर रीछ का खुर दिखाई दिया। मुझे इतना पसीना आ गया कि मैंने साफा भी उतार दिया। दुगार को भी पसीना आ गया था। दुगार बोला, मालिक, बहुत दौड़ धूप की, अब जरा विश्राम कर लीजिए। सांझ हो चली थी। हम जूते उतार कर धरती पर बैठ गए और भोजन करने लगे। भूख के मारे रोटी ऐसी स्वादिष्ट लगी कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैंने दुगार से पूछा कि गांव कितनी दूर है। दुगार बोला, कोई 8 मील होगा, हम आज ही वहां पहुंच जाएंगे। आप कोट पहन लीजिए, ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए। दुगार ने बर्फ ठीक करके उस पर कुछ झाड़ियां बिछाकर मेरे लिए बिछौना तैयार कर दिया। मैं ऐसा बेसुध सोया कि इसका ध्यान ही ना रहा कि मैं हूं कहां। जाग कर देखता हूं कि एक बड़ा भारी दीवान खाना बना हुआ है। उसमें बहुत से उजले चमकते हुए खंभे लगे हुए हैं। उसकी छत तवे की तरह काली है। उसमें रंगदार अनंत दीपक जगमगा रहे हैं। मैं चकित हो गया, लेकिन मुझे तुरंत याद आई कि ये तो जंगल है, यहाँ दीवान खाना कहाँ से आया? असल में श्वेत खंभे तो बर्फ से ढके हुए वृक्ष थे, रंगदार दीपक उनकी पत्तियों में से चमकते हुए तारे थे।
बर्फ गिर रही थी। जंगल में सन्नाटा था। अचानक हमें किसी जानवर के दौड़ने की आहट मिली। हम समझे कि रीछ है, लेकिन पास जाने पर मालूम हुआ कि जंगली खरहा है। हम गांव की ओर चल दिए। बर्फ ने सारा जंगल श्वेत बना रखा था। वृक्षों की शाखाओं में से तारे चमकते और हमारा पीछा करते ऐसे दिखाई देते थे कि मानो सारा आकाश चलायमान हो रहा है। जब हम गांव पहुंचे तो मेरा साथी सो गया था। मैंने उसे जगाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और जमींदार से अगले दिन के लिए शिकारी एकत्र करने को कहा। भोजन करके सब सो रहे। मैं इतना थक गया था कि यदि मेरा साथी मुझे ना जगाता तो मैं दोपहर तक सोया पड़ा रहता। जागकर मैंने देखा कि साथी वस्त्र पहने तैयार हैं और अपनी बंदूक ठीक कर रहे हैं। मैंने पूछा, दुगार कहाँ है? साथी बोला, उसे गए तो देर हो गई। वो कल के निशान पर शिकारियों को इकट्ठा करने गया है। जब हम गांव के बाहर निकले तो धुंध के मारे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता था। 2 मील चलने के बाद धुआं दिखाई पड़ा। समीप जाकर देखा तो शिकारी आलू भून रहे थे और आपस में बातें करते जा रहे थे। दुगार भी वहीं था। हमारे पहुंचने पर वे सब उठ खड़े हुए। रीछ को घेरने के लिए दुगार उन सब को लेकर जंगल की ओर चल दिया। हम भी उसके पीछे हो लिए। आधा मील चलने पर दुगार ने कहा कि अब कहीं बैठ जाना उचित है। मेरे बाईं ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सामने मनुष्य के बराबर ऊंची बर्फ से ढकी हुई झाड़ियां थी। इनके बीच से होकर एक पगडंडी सीधी वहां पहुंचती थी जहां मैं खड़ा हुआ था। दाईं ओर साफ मैदान था। वहां मेरा साथी बैठ गया। मैंने अपनी दोनों बंदूकों को भली भांति देखकर विचारा कि कहां खड़ा होना चाहिए। 3 कदम पीछे हटकर एक ऊंचा वृक्ष था। मैंने एक बंदूक भरकर तो उसके सहारे खड़ी कर दी, दूसरी घोड़ा चाकर हाथ में ले ली। म्यान से तलवार निकालकर देख ही रहा था कि अचानक जंगल में से दुगार का शब्द सुनाई पड़ा, वो उठा, वो उठा। इस पर सारे शिकारी बोल उठे। सारा जंगल गूंज पड़ा। मैं घात में था कि रीछ दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत गोली चलाई। अचानक बाईं ओर बर्फ पर कोई काली चीज दिखाई दी। मैंने गोली दागी लेकिन खाली गई और रीछ भाग गया। मुझे बड़ा शौक हुआ कि अब रीछ इधर नहीं आएगा। हो सकता है साथियों के हाथ लग जाए। मैंने फिर से बंदूक भर ली। इतने में एक शिकारी ने शोर मचाया, ये यहाँ है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैंने देखा कि दुगार भागकर मेरे साथी के पास गया और रीछ को उंगली से दिखाने लगा। साथी ने निशाना लगाया। मैंने समझा उसने मारा, लेकिन वो गोली भी खाली चली गई, क्योंकि यदि रीछ गिर जाता तो साथी अवश्य उसके पीछे दौड़ता। वो दौड़ा नहीं। इससे मैंने जाना कि रीछ मरा नहीं है। क्या आपत्ति आई? देखता हूं कि रीछ डरा हुआ अंधाधुंध भागा मेरी ओर आ रहा है। मैंने गोली मारी लेकिन खाली गई। दूसरी छोड़ी, वो लगी तो सही, लेकिन रीछ गिरा नहीं। मैं दूसरी बंदूक उठाना ही चाहता था कि उसने झपट कर मुझे दबा लिया और लगा मेरा मुंह नोचने। जो कष्ट मुझे उस समय हो रहा था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुरियों से मेरा मुंह छील रहा है। इतने में दुगार और साथी रीछ को मेरे ऊपर बैठा देख मेरी सहायता को दौड़े। रीछ उन्हें देख डर कर भाग गया। कुल बात यह रही कि मैं घायल हो गया, पर रीछ हाथ ना आया और हमें खाली हाथ गांव लौटना पड़ा। 1 महीने बाद हम फिर उस रीछ को मारने के लिए गए। मैं फिर भी उसे ना मार सका। उसे दुगार ने मारा। वो बड़ा ही भारी रीछ था। उसकी खाल अब तक मेरे कमरे में बिछी हुई है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानी ध्रुव निवासी रीछ का शिकार, जिसका अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। जल्दी ही मिलती हूँ आप सबको इसी सीरीज की अगली कहानी के साथ। तब तक आप किस्सा कहानी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।